नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी। निफ्टी 17,300 के पास। रिलायंस, एमएनएम, मारुति, आईटीसी ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में 300 अंक दौड़ा। मिड कैप शेयर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में तेजी। ऑटो शेयर में सबसे तगड़ी रफ्तार, करीब 3% उछला निफ्टी ऑटो इंडेक्स। एमएनएम, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड 3 से 6% उछले। पेपर शेयर में तूफानी तेजी। अच्छे नतीजों से जेके पेपर 6%, तो आंध्रा पेपर 11% उछला। वेस्ट कोस्ट पेपर 12% ऊपर। नतीजों के बाद नजारा टेक 20% के अपर सर्किट की तरफ आए। 70%, तो मुनाफे में 2 गुने से ज्यादा का उछाल। उधर मेट्रो ब्रांड भी शानदार नतीजों के बाद 15% ऊपर। जुलाई में अनुमान के मुताबिक बिकी गाड़ियां। हैवी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स में दिखी जोरदार डिमांड, वहीं ट्रैक्टर सेल्स में दिखी कमजोरी। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28% रहा। सरकार को मिले करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार का हाल देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार फिलहाल कारोबार कर रहा है। 17,300 के नजदीक निफ्टी पहुंचा हुआ है। आज के सेशन में बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी अब 300 अंकों से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। चलो पहले फटाफट से एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स कहां ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका के फ्यूचर्स का इंडिकेट कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स हरे निशान में दिखाई देंगे। निक्केई 0.1% ऊपर है। शंघाई 1/4% ऊपर है। हैंग सेंग कॉस्पी में भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग आज के सेशन में होती हुई दिख रही है। तो क्यूज एशियन मार्केट से पॉजिटिव हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो यहाँ थोड़ी सी नरमी दिखेगी। नरमी या फिर सुस्ती आप कह सकते हैं। बहुत गिरावट तो नहीं है, बट हाँ लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है। 96 पॉइंट्स नीचे डॉ फ्यूचर्स हैं और नेस्डैक के फ्यूचर भी 29 पॉइंट्स नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो अमेरिका के फ्यूचर्स लाल निशान में दिख रहे हैं। हालांकि वीकनेस नहीं है, इसे वीकनेस नहीं कह सकते। नेगेटिव बास के साथ वहां पर कामकाज फिलहाल होते हुए दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से अब बाजार की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तो अगस्त सीरीज की शुरुआत जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे हुई है, आप कह सकते हैं। शुक्रवार को तेजी हमने देखी और शुक्रवार की तेजी आज भी एक्सटेंड हुई है। तो अगस्त सीरीज का दूसरा दिन हो गया जब तेजी कंटिन्यू हो रही है। निफ्टी ने कई इंपॉर्टेंट बैरियर्स को पार करके अब तक की दूरी तय की है और अब 17,300 के नजदीक कारोबार कर रहा है। 17,300 के लेवल्स पर ही आप ये कह सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, जहां खुला वहां से लेकर अब तक, और बैंक निफ्टी अब 320 अंक ऊपर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। मिड कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस कैरी फॉरवर्ड की है और मिड कैप इंडेक्स भी 325 अंक ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1.25% से ज्यादा की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। जो नंबर्स आए हैं ऑटो सेल्स के, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और साथ ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, वो शानदार रहे हैं। उसी के कारण हमने एमएनएम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स की ओर से तगड़ा सपोर्ट देखा और यही कारण है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपको 352 अंक ऊपर दिखाई देगा, जो कि परसेंटेज टर्म्स में लगभग 3% ऊपर है। इसके अलावा खरीदारी आपको दिखेगी एनर्जी पैक में। रिलायंस पूरा सपोर्ट कर रहा है। एनर्जी के अलावा तेल, गैस, पावर स्टॉक्स में भी खरीदारी बनी हुई है। मिड कैप्स में ढेर सारी पॉकेट हैं। एनबीएफसीज, बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, फुटवेयर, पेपर स्टॉक सभी तेजी के साथ आज के सेशन में कारोबार कर रहे हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑलमोस्ट 17,300 पर तो निफ्टी आ चुका है। क्या करना चाहिए इन स्तरों पर ट्रेडर्स को और रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। अब तक तो ठीक ही नजर आता है। कहूंगा 17,300 है। इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक गया तो फिर ये दौड़ेगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट से वो ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली अब तक जो भी अपमूव मिला है, थोड़े करेक्शंस आ रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तो बुल्स तो होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा। तो अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। अगर डिप्स नहीं मिलती है, डिप्स का इंतजार करना है, तो स्टॉप लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से 17,250 का। 230 का लगा देंगे तो मेरे ख्याल से कपू फिर भी मिलना है। बिल्कुल डिप्स वायबल है, इतना कह सकते हैं। ठीक है, डिप्स मिलेंगे तो खरीदना चाहिए। 17,300 निकाला और अगर टिका तो तेजी एक्सटेंड होगी और फिलहाल पड़ला भारी बुल्स का ही नजर आ रहा है। गाबा साहब का व्यू है। अब गाबा साहब स्टॉक्स पर भी राय दे दीजिए, कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? हाँ, स्टॉक्स में मुझे लगता है एयू बैंक अच्छा लगता है, अच्छी तेजी है। 604 पर ट्रेड करता है। 595 का स्टॉप लगा चले तो 610 पॉसिबल है एयू बैंक में।
दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर तेजी नजर आती है। 770 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 790 भी पॉसिबल है। महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल। तो एमजीएल दिन के ऊपरी स्तरों पर तेजी कर सकते हैं। इसके अलावा यू स्मॉल फाइनेंस बैंक गावा साहब ने पिक किया है खरीदारी के हिसाब से। तो 2 ट्रेड्स आपको गावा साहब ने रेकमेंड किए हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल अब आपके लिए लेकर आते हैं। इंडेक्स आपको 1.25% ऊपर दिखाई देगा। इनफैक्ट 1.35% ऊपर फिलहाल मिड कैप इंडेक्स है, तो 1.25% से ज्यादा की मजबूती है। पॉकेट्स देखेंगे तो फाइनेंशियल से शुरुआत कर लेते हैं। बैंक्स एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्या रुझान वहां पर बना हुआ है। बैंक्स में आपको अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो गावा साहब ने जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ तेजी है। 12% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। पीएनबी जैसा स्टॉक 6% ऊपर है आज के सेशन में। एनबीएफसीज में चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ 6% तक की तेजी आज के सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो नजर डालेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक्स जब टॉप स्पीड में है तो रफ्तार में क्यों नहीं होंगे ऑटो एंसिलरी शेयर्स, और इस पॉकेट में हमने काफी बाइंग इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली आते हुए देखे भी हैं। जीटीकेटी, सोना बीएलडब्ल्यू, गैब्रियल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ मूव आपको मिलेंगे 5.5% तक के आज के सेशन में। गाबा साहब ने भी एमजीएल का जिक्र किया था, लेकिन गैस स्टॉक्स में एमजीएल ही नहीं आईजीएल और गुजरात गैस भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ भी 5.5% तक के मूव्स आज के सेशन में है। आईटी दिग्गजों में खरीदारी हो या ना हो, मिड कैप्स में एक्शन है। तानला, एफएल इंडिया, मास्टेक, सास्केन टेक्नोलॉजीज, यहाँ 7% तक के अप मूव्स आज के सेशन में है। फुटवेयर स्टॉक्स चहक रहे हैं। मेट्रो ब्रांड्स अर्निंग्स के बाद चमका है। खादिन में भी तेजी देखी है, इसीलिए हमने रिलैक्सो, यहाँ भी मूव्स दिखेंगे आपको। 8.5% अब खादिम आकर ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेट्रो ब्रांड्स में भी तेजी बनी हुई है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जो तेजी में है उसमें एस्ट्रल, अशोक लीलैंड, टाटा पावर, नेटको फार्मा, ये मोमेंटम तेजी की तरफ दिखाते हुए। लूजिंग साइड पे सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, इमामी, बजाज होल्डिंग और एंड्योरेंस टेक है। तो ये रुझान यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन हम स्टॉक्स में देख भी रहे हैं और सबकी नजरें रिजल्ट्स पर बनी हुई हैं भी। बात करेंगे राइट्स की, क्योंकि राइट्स ने अपने अर्निंग्स जारी किए हैं और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 86% और आय 70% बढ़ी है और कंपनी के मार्जिन में भी 2% का उछाल देखने को मिला है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राइट्स के सीएमडी राहुल मित्तल मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, नंबर्स आपके काफी स्ट्रांग रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये आपके हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है जो आपने इस क्वार्टर में पोस्ट किए हैं, प्लस जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे हैं इन अर्निंग्स के पीछे वो क्या क्या रहे हैं? जी नमस्कार, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारे Q1 के कंपेयर टू एनी अदर Q1 हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर कोर एबिटा, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ईपीएस है। तो ये Q1 के परफॉर्मेंस में हमारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और इसमें 2 की फैक्टर्स हैं। पहला है कि ये हमारा अक्रॉस जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें कंटिन्यूड मोमेंटम जो हमने FY 21-22 में देखा वो लगातार बरकरार रहा। एक वी शेप रिकवरी हम देख रहे हैं जो बिल्कुल इकोनॉमी के सिंक, रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी के सिंक में है। और दूसरा हमारा डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, हमारे जो टर्न की है उनमें हमने डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमारा बहुत ग्रोथ हुआ। तो दोनों चीजों का तालमेल और जो हमारा कंटिन्यूड एज आई सेड ग्रोथ अक्रॉस ऑल आवर सेक्टर्स जो हमारे हैं राइट्स के, इन सब के कंट्रीब्यूशन से हमारे Q1 के रिजल्ट्स इतने अच्छे हुए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके ऑर्डर्स की स्थिति देखें तो नए ऑर्डर्स या एक्सटेंडेड ऑर्डर्स कितने रहे हैं इस क्वार्टर में, और अब टोटल ऑर्डर बुक कहां स्टैंड करती है? इनफैक्ट वो भी हमारा Q1 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमें इसी क्वार्टर में 90 फ्रेश ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 700 करोड़। और 31 मार्च से 30 जून में 250 करोड़ का ऑर्डर बुक बढ़ गया। अब हमारा ऑर्डर बुक करीब 5100 करोड़ है, जिसमें एक सॉलिड हमारा 2500 करोड़ कंसल्टेंसी का है, 2100 करोड़ टर्न की का है, करीब 350 करोड़ हमारा एक्सपोर्टेक का है और बैलेंस लीजिंग का है। ओके, तो जो आपको ये 90 नए ऑर्डर्स मिले हैं जिनकी टोटल वैल्यू शायद आपने 700 करोड़ के आसपास बताई, इनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना रहेगा और मार्जिन्स के एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, ये जितने 90 ऑर्डर्स मैंने बताए, ये प्राइमरीली सब कंसल्टेंसी ऑर्डर्स मिले हैं. सो नॉर्मली कंसल्टेंसी, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, उनका टाइम वेरी करता है, एनीथिंग फ्रॉम 3 months to 6 months to 1 year. और ये इसमें सबसे एक और अच्छी चीज है कि हमें पहले ही क्वार्टर में इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में 45 करोड़ के ऑर्डर मिल गए, जो बहुत ही, हमारा 45 करोड़ का रेवेन्यू आया. और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमें 97 करोड़ का एक घाना का कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला, रेलवे का. हमें गुआना का एक 25 करोड़ का हाईवे का ऑर्डर मिला. तो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में ग्रोथ इन रेवेन्यू, ग्रोथ इन ऑर्डर्स, सभी हमारा क्वार्टर वन में बहुत अच्छा रहा. ठीक है. अच्छा, कुछ ऑर्डर्स जिनके लिए आप ऑलरेडी बिड कर रहे हो, बेसिकली सेंस लेना चाहते हैं कि ऑर्डर बुक में फर्दर ग्रोथ आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारे 4 स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं एंड हम प्राइमरीली एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु हम टर्नकी में भी एक सब्सटैंशियल बिडिंग करते हैं टू कीप अबाउट 20-25% शेयर ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू. और हम अक्रॉस सेक्टर्स, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में, हम कंसल्टेंसी में भी और टर्नकी में बहुत सारे हमने बिड्स प्लेस किए हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑर्डर बुक आगे बढ़ता भी रहेगा. साथ साथ हमारा एक्सपोर्टेक जो ऑर्डर बुक है, जिसमें हम लोकोमोटिव्स और कोचेस का हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस समय बैलेंस करीब केवल 350 करोड़ है, क्योंकि कोविड के दौरान हमें कोई फ्रेश एक्सपोर्टेक के ऑर्डर्स नहीं मिले. अब हमारे बहुत सारे एफर्ट जारी हैं और अगले कुछ महीने में हमें कॉन्फिडेंस है कि एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के भी कुछ फ्रेश ऑर्डर्स आएंगे. ठीक है. अच्छा, क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन और मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहती हूँ. आपने पहले भी इस बारे में बातचीत की है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको लेकर एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी आते हुए दिखाई दिए हैं कई नेशंस की ओर से, जिसमें साउथ एशिया या कुछ और कंट्रीज भी शामिल हैं. उस तरफ कुछ ब्रेक थ्रू हो पाया है क्या, या फिर क्या डेवलपमेंट है? देखिए, वंदे भारत एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो कंपेयर कर सकता है किसी भी एक सिमिलर प्रोडक्ट को, और कॉस्ट भी बहुत कॉम्पिटिटिव है. हमने बहुत जगह इसकी डिटेल्स भेजी है और अभी ये बहुत सारे डेलिब्रेशंस और डिस्कशन और हमारी मार्केटिंग जारी है. और हमें कॉन्फिडेंस है कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इनको कुछ ना कुछ जरूर एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करने की हमारी पूरे एफर्ट जारी रहेंगे. ओके, ठीक है. चलिए, शुक्रिया मिस्टर मित्तल बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से. कंग्रेचुलेशंस अगेन, अच्छे नंबर्स के लिए एंड गुड लक आने वाले क्वार्टर्स के लिए. तो अच्छे अर्निंग्स राइट्स ने पोस्ट किए हैं. स्टॉक 2.5% के गेंस के साथ 267 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा. लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी अपडेट की. स्पेक्ट्रम नीलामी का आज 7वां दिन है और नीलामी का आज 38वां राउंड जारी है. दरअसल अभी भी कंपनियां यूपी सर्किल के लिए बोली लगा रही हैं. कहां फंसा है मामला, समझाने के लिए असीम मंचंदा हमारे साथ मौजूद हैं. तो असीम, बताइए अब तक की डिटेल्स क्या है और क्या अपडेट है? देखिए, आज स्पेक्ट्रम नीलामी अपने 7वें दिन जो है में पहुंच गई है और अब 40वां राउंड जो है चल रहा है. और सरकार को अभी तक 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा की बोलियां जो है वो मिल चुकी हैं. नीलामी अभी भी जारी है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनी है वो यूपी सर्कल के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो कर रही हैं. वहाँ पर टेलीकॉम कंपनियाँ 4G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए बिड जो है वो कर रही हैं. और ख़ासतौर पे कि जो कीमतें हैं स्पेक्ट्रम की, वो करीबन 80% जो है बढ़ चुकी है. 983 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस जो है रखा गया था, जो बढ़ करके 1753 करोड़ रुपये जो है वो पहुँच गया. तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी सर्किल के स्पेक्ट्रम को जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है. तो यही वजह है कि नीलामी जो है लगातार खिंच रही है. पिछले 5 दिनों से लगातार इसी सर्किल को लेकर के डिमांड जो है बनी हुई है. खासतौर पर कि सरकार ने 54 मेगाहर्ट्ज़ के ब्लॉक जो है वो रखे थे और डिमांड अभी भी 75 मेगाहर्ट्ज़ की जो है वो बनी हुई है. तो टेलीकॉम कंपनियां अभी इसको लेकर के खासतौर पे इसको लेकर के जंग जो है वो लड़ रही हैं. तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक नीलामी जो है वो ख़त्म नहीं होगी. तो असीम, इतना इंटरेस्ट क्यों है ये सभी कंपनियों का इस यूपी ईस्ट सर्किल में? आपने बताया 80% कीमत भी बढ़ गई है, अग्रेशन अभी भी इतना दिख रहा है, तो इतना इंटरेस्ट क्यों इस सर्किल में?
देखिए इससे सर्किल एक काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इसी सर्किल के अंदर है, 10 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और अगर मैं टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर की बात करूं तो रिलायंस जियो के इसमें करीबन 3 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, भारतीय एयरटेल के 3 करोड़ 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वोडाफोन के करीबन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो टेलीकॉम कंपनियां ये इनका रिवेन्यू मार्केट शेयर भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। करीबन 7% के आसपास जो रिवेन्यू है भारतीय एयरटेल का आता है, उतना ही रिवेन्यू जो है वो रिलायंस जियो का आता है। वोडाफोन का 4% के आसपास रिवेन्यू जो है वो आता है। और खासतौर पर कि टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर सर्विसेज दे रही हैं, तो कंपनी ये चाहती हैं कि सरकार अगर स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर रही है तो इस सर्किल के अंदर स्पेक्ट्रम जो है वो लिया जाए और इस पर एक्सपेंशन जो है वो किया जाए। तो यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनी इसमें एग्रेसिवली बिड जो है वो कर रही है। यही बता दूं कि जो 850 मेगाहर्ट्ज का प्राइस जो है इससे कम हो गया है, यानी कि 1800 का मेगाहर्ट्ज का प्राइस जो है वो 850 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा जो है वो पहुँच गया। लेकिन ऑलरेडी कंपनियों के नेटवर्क जो है इसी 1800 मेगाहर्ट्ज में लगे हुए हैं, तो कंपनियाँ चाहती हैं कि अपने नेटवर्क को एक्सपेंशन जो है वो करे। तो इसीलिए इसी स्पेक्ट्रम को लेकर के यहाँ पर बिड जो है वो चल रही है। जब तक कोई भी कंपनी अपने बिड जो है वो नहीं छोड़ती है, तब तक ये ऑप्शन जो है वो जारी रहेगी, जारी रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है, अग्रेशन काफ़ी है टेलीकॉम कंपनीज की ओर से यूपी ईस्ट सर्किल को लेकर। सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बड़ा है, ये डिटेल्स असीम देते हुए। शुक्रिया असीम, ये तमाम बातें बताने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए आवाज़ पर देश का अमृत रत्न, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बात करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट की। दरअसल देश अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है और इन 75 सालों में देश ने लंबा सफर तय किया है। सीएनबीसी आवाज भी इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहा है और हम आपको अलग अलग सेक्टर की तस्वीर दिखाएंगे जिन्होंने देश को नए मुकाम तक पहुंचाया है। और इसी कड़ी में आज पेश है बैंकिंग सेक्टर का सफर। आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है।
और अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते हमारे साथ है विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वार्ष्णेय, एंजल 1 के समीर चौहान, वेव स्ट्रैटेजी.com के आशीष ग्याल के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक की अपडेट पहले आपके सामने लेकर आ जाते हैं। एफडीसी में जो पोजीशन बनाई गई थी 260 के लेवल्स के आसपास, जिसमें 290 के टारगेट थे, वहां पर पोजीशन को बुक किया है विभोर वार्ष्णेय ने, और 290 के हालांकि इनके टारगेट्स थे। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा में भी एग्जिट किया है 220.5 के लेवल्स पर, हालांकि 230 के आसपास के टारगेट्स दिए गए थे। तो ये दो अपडेट्स विभोर की ओर से। अब तक के रिटर्न की स्थिति आपको दिखा देते हैं क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, और मुनाफे का मीटर जो इंडिकेट कर रहा है उसमें अब तक की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं विभोर वार्ष्णेय। दूसरे पायदान पर है समीर चौहान 2% के रिटर्न के साथ, और आशीष ग्याल का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न दे रहा है। तो तीनों ही खिलाड़ी की ओर से पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है विभोर का पोर्टफोलियो जो कि 4.5% के आसपास है। चलिए इसी के साथ मिड कैप मंत्र में तो इतना ही। ब्रेक पर आप देखिए नोया कंपनी में आज बातचीत करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।